Hello everyone, welcome to my YouTube channel Advocate Sumbul. Today we are diving into 4 fundamental concepts that shape our legal and political system: constitution, constitutionalism, federalism and pluralism. If you are a law student preparing for competitive exams or just curious about governance, this video is for you, so stay tuned till the end. So first, let's talk about constitution, means Samvidhan. A constitution is a fundamental legal document that defines the legal, political and governance structure of a country. It is the supreme law that regulates the power of the government and guarantees citizens' right. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी नेशन की लीगल, पॉलिटिकल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. ये एक सुप्रीम लॉ होता है जो गवर्नमेंट के पावर्स और सिटीजन्स के राइट्स को रेगुलेट करता है. अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप के बारे में. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इसका मतलब है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के पावर्स और लिमिटेशन को डिफाइन करता है. एंड एस्टेब्लिश द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को एस्टेब्लिश करता है. एंड इंश्योर रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल रिव्यू. और कॉन्स्टिट्यूशन ही रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल रिव्यू जैसे प्रिंसिपल्स को इंश्योर करता है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला केस दिया हुआ है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है. इसमें इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन stating the parliament can amend any part of the constitution but cannot destroy its basic structure. इसका मतलब है इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश किया गया है, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड तो कर सकती है पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. द नेक्स्ट केस इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978. It expanded the interpretation of Article 21, means right to life and personal liberty, and emphasized procedural fairness. इस केस ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है और प्रोसीजरल फेयरनेस को एम्फसाइज भी किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मीन संविधानवाद. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? Constitutionalism is an ideology that ensures the government operates within constitutional limits and does not exercise arbitrary powers. It promotes the idea of limited government, meaning that even those in power must act within the law. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट आर्बिट्री पावर ना यूज करे. आर्बिट्री पावर का मतलब होता है ऐसी शक्ति या अधिकार जो बिना किसी नियम, तर्क या न्याय के मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जाए. जब कोई व्यक्ति या सरकार अपने हिसाब से बिना किसी ठोस कारण या कानून के फैसले लेती है तो इसे मनमानी शक्ति कहा जाता है, यानी आर्बिट्री पावर कहा जाता है. इसका एक एग्जाम्पल है, इफ अ पुलिस ऑफिसर पनिशेज समवन विदाउट एनी लीगल रीजन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्री पावर. और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही लिमिटेड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है, जिसमें गवर्नमेंट भी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अंडर होती है. अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रूल. ओके, अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद के स्कोप यानी क्षेत्र के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ. एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ. इसका क्या मतलब है? हर पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या गवर्नमेंट हो, लॉ के अंडर ही आता है. और दूसरा पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स. पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इसका मतलब है कि जो हमारा कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों के बीच जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और जुडिशियल रिव्यू में क्या दे रखा है? द जुडिशरी हैज टू पावर टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. इसका मतलब है जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो भी हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर सके. बाद हमारे पास अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन.
द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब है गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट नहीं कर सकती। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला केस दिया हुआ है एक गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। हेल्ड दैट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है सिर्फ लॉ के थ्रू ही रेगुलेट हो सकता है। द नेक्स्ट केस इज गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967, बहुत ही फेमस केस है। तो रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है इस केस में कहा गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तीसरा, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो ये एक आइडियोलॉजी है जो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज ना करे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इन्फोर्स किए गए हैं। मूविंग ऑन टू फेडरलिज्म। Federalism is a system of governance where power is divided between a central authority and various regional governments, state or provinces. It ensures a balance of power between the union, central government and state, preventing the concentration of power in one authority. The Indian Constitution follows a quasi-federal structure, meaning it has both federal and unitary features. तो इसको एक आसान सी लैंग्वेज में समझ लीजिएगा कि फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग सिस्टम है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर डिवाइड होती है। इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है जिसमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ फेडरलिज्म। द फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। Constitution clearly defines the powers of the union and state through 3 lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अलग अलग पावर्स होती हैं। तो भारत के संविधान में जो 3 सूचियां दी गई हैं ये तय करती हैं कि कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के है। तो सबसे पहले जो दी गई है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, सिर्फ केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। इसमें वे विषय आते हैं जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की यानी राज्य सूची की, तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें सिर्फ वे सब्जेक्ट्स आते हैं जो राज्यों से जुड़े होते हैं, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर, मार्केट्स एंड ट्रेड्स। और जो तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। इसमें वे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लेबर लॉ। दूसरा पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता। बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी संघ और राज्य सरकारों की पावर्स जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। अगला पॉइंट है बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीयता। फेडरल सिस्टम में 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी 2 सदन वाली संसद होती है। एग्जाम्पल राज्यसभा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। जुडिशरी इंश्योर करती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स यानी संवैधानिक सीमाओं के अंदर काम करें। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। द केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963 held that Indian federalism is not absolute and Parliament has the power to legislate on matters of national importance। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन फेडरलिज्म यानी भारतीय संघवाद एब्सोल्यूट नहीं है और पार्लियामेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज यानी राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लॉ बना सकता है। द नेक्स्ट केस इज एसआर बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 डिफाइंड द लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल Article 356 and strengthen state autonomy in federalism।
इस केस में कहा गया है कि प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन के मिसयूज को कंट्रोल करना जरूरी है और स्टेट ऑटोनॉमी यानी राज्य की स्वायत्तता को स्ट्रेंथन किया गया है। द नेक्स्ट केस इज कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006. Clarified that federalism in India is not rigid like the US and is adaptable as per constitutional needs. यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इंडियन फेडरलिज्म यानी भारतीय संघवाद रिजिड यानी कठोर नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल यानी लचीला है। अब बात करेंगे हम प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद के बारे में। प्लूरलिज्म refers to a society where multiple cultures, religions, ethnicities and political beliefs coexist peacefully while maintaining their unique identities. It promotes diversity, inclusiveness and tolerance within a legal and political framework. In the Indian context, pluralism is deeply embedded in the secular and democratic nature of the Constitution. इसका मतलब है प्लूरलिज्म एक सिस्टम यानी प्रणाली है जिसमें मल्टीपल कल्चर्स यानी विभिन्न संस्कृतियां, रिलीजन्स यानी धर्म, एथनिसिटीज यानी जातीय समूह और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी राजनीतिक विचारधाराएं पीसफुली कोएग्जिस्ट करती हैं। ये डाइवर्सिटी यानी विविधता, इंक्लूसिवनेस यानी समावेशिता और टॉलरेंस को प्रमोट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने की वजह से प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद को प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ प्लूरलिज्म, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कल्चरल प्लूरलिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एग्जाम्पल आर्टिकल 29 एंड 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ये पढ़ने से पता चल रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, भाषाएं या ट्रेडिशन यानी परंपराएं और कस्टम यानी रीति रिवाज को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा रिलीजियस प्लूरलिज्म। इंडिया एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जो रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल प्लूरलिज्म यानी राजनीतिक बहुलवाद। इंडिया एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली फॉलो करता है जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को फॉलो करता है। लीगल प्लूरलिज्म, द एक्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफ्लेक्ट प्लूरलिज्म इन द लीगल सिस्टम। यानी इंडिया में पर्सनल लॉज यानी व्यक्तिगत कानून एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए बने हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्सेट्रा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। द केस इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का पार्ट है। अगला केस है हमारा TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। इस केस में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी अल्पसंख्यक संस्थानों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने और मैनेज करने का राइट दिया गया है। अगला केस है अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब एंटी रिलीजन यानी धर्म विरोधी नहीं, बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स यानी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फेडरलिज्म यानी संघवाद इंश्योर करता है कि पावर डिसेंट्रलाइज यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्टेट्स राज्य अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स यानी संवैधानिक सीमाओं के अंदर वर्क करें। और प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद इंश्योर करता है कि डाइवर्सिटी यानी विविधता, सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सद्भाव और इंक्लूसिविटी मेंटेन रहे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म दोनों को प्रोटेक्ट किया है, जो इंडिया को एकता में अनेकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बनाता है। तो दोस्तों आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा।
फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंट केस लॉज भी देखे, और ये दोनों प्रिंसिपल हमारे संविधान के फंडामेंटल पिलर्स हैं जो भारत में एकता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेडरलिज्म पावर के डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है, जबकि प्लूरलिज्म हमारी सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट केस लॉ कौन सा था, और अगर आप किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और हाँ, नए लीगल अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।